भी बैठे ना पहले आप सबको रमजान की मुबारक। जैसा कि आपने भी सुना होगा आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का एड्रेस हुआ और उम्मीद ये की जाती थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जो खुतबा होगा वो जम्मू कश्मीर की मुश्किलात, मामलात और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो ख्वाहिशात है, एस्पिरेशन है, उनकी अक्कासी करेगा। और उसके साथ साथ जो सरकार बनी है अभी हाल ही में यहाँ 3-4 महीने पहले, उन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो में लोगों के साथ वादे किए हैं और उसके साथ साथ जो उनका एक नक्शा होगा, उनके जहन में विजन होगा कि हमने आने वाले 5 साल में जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से किस तरह निकालना है, उसके बारे में कोई डायरेक्शन की बात होगी। पर अगर आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना, जब 2019 में 5 अगस्त को हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने जो 370 को 35 से 2 इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली खत्म करके पार्लियामेंट में जो तकरीर की थी, और उसके बाद जितने भी यहाँ एलजी आए तो उनकी तकरीरें, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे कोई फंक्शन हो, चाहे अभी जो हमारे प्रेजेंट एलजी हैं इनकी तकरीरों को अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है इस गवर्नर एड्रेस में और उन तकरीरों में कोई फर्क नहीं है। पहले डे 1 जिस दिन ये जम्मू कश्मीर के साथ ये मामला किया गया, उसको मैं कांड कहती हूँ, डाका डाला गया, उसी दिन से होम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त फ्लोर ऑफ द हाउस स्टेटहुड की बात की। और उसके बाद जितने भी एलजी आए, जितने भी बाहर से जो भी हमारे मिनिस्टर्स आते हैं, कोई आते हैं, तो वो उसी बात को दोहराते हैं कि कोई स्टेटहुड मिलेगा। पर मेरा ये मानना है जम्मू कश्मीर के लोगों के जो मामलात हैं, जो मुश्किलात हैं, वो स्टेटहुड तक महदूद नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है कि जो बीजेपी का जो एजेंडा है, जो उनकी पॉलिसी है जम्मू कश्मीर को लेके, कहीं ना कहीं ये जो अभी इतनी बारी अक्सरियत से लोगों ने जिस सरकार को चुना है उसका एक्सटेंशन बन गई है। जो अभी तक हम कहते थे, चिल्लाते थे ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग उन हरकत को जो बीजेपी ने इन सालों की, उनको जायज करार देने की उसमें दौड़ में लगे हुए हैं। और जितना भी हमारा डिसएम्पावरमेंट हो गया 2019 के बाद, डिसपोजेशन हो गया है, उसको एड्रेस करने की कोई बात नहीं है कहीं पर भी। और अनफॉर्चुनेटली हमारे चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं जी केजरीवाल नहीं बनना चाहता हूँ। आपको कोई केजरीवाल बनने के लिए नहीं कह रहे हैं, मगर खुदारा अपने लोगों की इज्जत नफ्स, उनकी हुकूक के लिए तो खड़े हो जाइए। ये मतलब चीफ मिनिस्टर बनना तो ठीक है, मिनिस्टर बनाना तो ठीक है, मगर इसका मकसद क्या है? आपको लोगों ने वोट किस लिए दिए हैं? इसलिए दिए थे कि जो पिछले 2019 से यहाँ पर जो एक माहौल बना है, जो हमें बेइख्तियार किया जाता है, जो हमारी प्रॉपर्टी, हमारी जो मिनरल से, हमारे जॉब से, हमारी नौकरियों से, हर चीज से हमें आहिस्ता आहिस्ता बेदखल किया जाता है। तो लोगों ने इसलिए चुना था कि आप उसका इलाज करेंगे। गवर्नर एड्रेस में तो उस रेजोल्यूशन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्लेम करती है, दावा करती है कि हमने जी 370 पे रेजोल्यूशन लाया, हालांकि उसमें उस 370 का कहीं जिक्र नहीं था। गवर्नर एड्रेस में उसकी भी जुर्रत नहीं की है इस कैबिनेट ने कि उसका तस्करा हो। तो मैं समझती हूँ कि ऐसे में हम और क्या कहें, यही कहेंगे कि हमें तो ताना देते हैं ये आपने जी बीजेपी के साथ सरकार बनाई, मगर हमने बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बावजूद यहाँ पीडीपी का एजेंडा चला। जो एजेंडा ऑफ अलायंस बना वो भी पीडीपी का एजेंडा था। जो हमने 2 साल मैंने और 10 महीने मुफ्ती साहब ने बीजेपी के साथ काम किया, उसमें भी पीडीपी का एजेंडा चला। चाहे पत्थरबाजों को एमनेस्टी की बात हो, चाहे
हुर्रियत वालों को लेटर लिखने की बात हो, चाहे डायलॉग की बात हो, चाहे ऑल पार्टी डेलीगेशन लाने की बात हो, चाहे सीज फायर की बात हो, चाहे बीजेपी के 2 मिनिस्टर कुटवा रेप में ड्रॉप करने की बात हो जो जिसमें उन्होंने जलसे में शमूलियत की थी। तो हमने तो उस वक्त बहुत मुश्किल हालात में, हालांकि सिचुएशन बहुत खराब थी, पर हमने अपना एजेंडा चलाया। आज लगता है बदकिस्मती से कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज उस कम कर गए हैं, और वो कहीं ना कहीं जो बीजेपी पिछले 2019 से एक नैरेटिव चला रही है। देखिए, एक लेजिस्लेटर कैसे जुर्रत करता है, वो डिक्टेट करता है स्पीकर साहब को कि आप जी एंटी नेशनल और कोई ऐसा जो है रेजोल्यूशन या उसको एक्सेप्ट। इट इज द जॉब ऑफ द स्पीकर। हु इज द बीजेपी एमएलए टू डिक्टेट? स्पीकर साहब खामोशी से सुनते रहे, मुस्कुराते रहे और सर हिलाते रहे, ये ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिस उम्मीद से लोगों ने वोट डाले थे, 70% लोगों ने वोट डाले और एक जमात को यहाँ वोट डाले। जम्मू में बीजेपी को मिला, यहाँ ओवरऑल एनसी को मिला। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी, मैं नहीं कहती हूँ कि उन्होंने 4 महीने में ही पता नहीं क्या कमाल करना था, मगर जबान देखिए, बीजेपी 1947 से 48 जब से जम्मू कश्मीर का इलाहाक हुआ, उसके बाद स्पेशल पोजीशन मिली, तब से वो 370 के मुखालिफ बात करते रहे। उनके पास कोई ताकत नहीं थी। और आज उमर साहब कहते हैं कि मुझे 370 बीजेपी से कैसे लूंगा। तो अगर वो 70 साल जब उनके पास कोई ताकत नहीं थी, इसको छीनने की बात करते रहे, तो कम से कम आप 370 जबान पे लब कुशाई कर लीजिए कि ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए, इसको हम रेस्टोर, हम नहीं कहते हम अकेले रेस्टोर करेंगे, हम सब मिलजुल के इसको रेस्टोर। मगर मेरा ये कहना है कि जम्मू कश्मीर इस वक्त सिर्फ 370 या स्टेटहुड की बात पे नहीं अटका हुआ है। हमारे मामला बहुत हैं, जिसके लिए आपने खुद भी सुना होगा कि हमने कई बिल्स लाए हैं, जिसके लिए मैंने उमर साहब को लेटर लिखा, मैंने कांग्रेस को लेटर लिखा, मैंने पीसी को लेटर लिखा, और मैंने उनसे कहा कि ये जो ये पॉलिटिक्स को अलग करके ये हमारे मुद्दे हैं जो हम सब लोगों के मुद्दे हैं। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो मैं समझती हूँ, एक तो है जो हमारे डेली वेजर्स हैं। कई लोग कहते हैं मैंने अपने वक्त में किया था, मैंने SRO 520 लाया था, सब कुछ हमने मुकम्मल किया था, तकरीबन 1 लाख डेली वेजर्स का बायोमेट्रिक हो गया था। सरकार गिरी, वो रुक गया। अभी भी वो सारा कुछ उनके पास, सरकार के पास रिकॉर्ड है। अगर वो चाहें तो 520 SRO के तहत इनको रेगुलराइज करेंगे। इनकी लाइफ बहुत खराब है। 30-30, 20-20, 25-25 साल से ये लोग काम करें। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर ये लोग डेली वेजर्स डिपार्टमेंट्स में ना हो, ना हमारी बिजली चलेगी, ना हमारा पानी चलेगा, ना हमारा इरिगेशन चलेगा, ना कोई डिपार्टमेंट हमारा काम करेगा अगर ये डेली वेजर नहीं। डेली वेजर के बलबूते पे ही डिपार्टमेंट्स चलते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस बिल पे सरकार जो है, सरकार की मदद भी हमें हासिल होगी। और जो बाकी जमातें हैं, उसमें हमने बीजेपी को भी लेटर लिखा कि ये साझा मामला है, डेली वेजर जम्मू में भी, कश्मीर में भी, इसमें हमारी मदद कर लीजिए। दूसरा, प्रॉपर्टी राइट, जैसे कि मैं बार बार कहती हूँ, 2019 के बाद एक होड़ लगी हुई है। नौकरियों से हमारे लोगों को निकालते हैं, अगर कोई जॉब निकलती है उसमें बाहर के लोग भी इंक्लूड किए जाते हैं। इसी तरह हमारी जमीन, आप देखिए, हजारों कनाल जमीन रेलवे के नाम पे, डेवलपमेंट चाहिए, मगर रेलवे के नाम पे, रोड्स के नाम पे, जो रोड ऑलरेडी बने हैं, दूसरा रोड बनाओ, पहला रोड बनाओ। जैसे वहाँ आपका मुगल रोड पर टनल बनाने के बजाय दूसरा रोड बनाओ। इसी तरह सैटेलाइट टाउन के नाम पे, इसी तरह जो बाहर के बड़े बड़े लोग हैं उनको इंडस्ट्री के नाम पे हमारी जमीन कोड़ियों के दाम इसको दी जाती है। मगर जो यहाँ लोग रहते हैं, जिनके पास 12-13 मरले, 14 मरले, 8 मरले जिनने मकान बनाए हैं, तो उनको आपने पता है कई बार बुलडोजर चला, और ये बुलडोजर ज्यादातर जम्मू में चलता है, और वो भी उन एरियाज में जहाँ बेचारे गरीब, गुजर, ट्राइबल, पहाड़ी लोग, या कोई कश्मीरी भी मुसीबत में चला गया वहाँ रहता है, तो रोज कहीं ना कहीं वहाँ बुलडोजर चलाया जाता है। तो हमने कहा कि ये जमीन जो जम्मू कश्मीर की है, ये यहाँ के लोगों का पहला हक बनता है। जो यहाँ रहते हैं, जिन्होंने छोटा सा घर बनाया हुआ, अपना आशियाना बनाया हुआ है, उसको ये हुकूक मिलने चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आप सारी जमीन सिक्योरिटी फोर्सेस के
कैंप्स के लिए आप बहुत जमीन देते हो, सड़क के नाम पे, सैटेलाइट टाउन के नाम पे जो अभी जमीन दी जा रही है, मेरे ख्याल में 1,80,000 कनाल जमीन जा रही है वो, और उसमें भी कोई हमारा सरकार की तरफ से जवाब नहीं आई, सैटेलाइट टाउन किन के लिए बनाए जा रहे हैं। तो अगर इसी तरह हमारी जमीन जाती रही और हमारे लोगों को बुलडोजर का सामना करना पड़ा छोटी छोटी जगह बचाने के लिए, तो कहीं हमारी सिचुएशन, हमारे हालात, चाहे वो जम्मू का डोगरा हो, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे हमारा गुजर हो, पहाड़ी हो, जो भी लोग हैं इस जद में आते हैं, हमारे हालात रोहिंग्या जैसे ना हो जाए। तो इसलिए मेरी फिर से गुजारिश है सरकार से और उनकी जो इकाइयाँ, उनके साथ जो उनके अलायंस पार्टनर है, और पीसी से और बीजेपी से, इसमें हमारी मदद कर लीजिए कि ये प्रॉपर्टी राइट्स उनको दिए जाएं जिनके पास इस वक्त छोटे छोटे घर हैं, इसमें गवर्नमेंट लैंड। और उसके बाद बैन ऑन सेल ऑफ अल्कोहल, इसमें पब्लिक ड्रिंकिंग को बिल्कुल बंद होना चाहिए। तो आप जानते हैं कई लोग इस पे भी कहते हैं कि इन्होंने अपने टाइम में क्यों नहीं किया। आप लोग गवाह हैं, 2019 से पहले चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी या हमारी सरकार थी, पीडीपी की सरकार 1947 से लेके आज तक मुफ्ती साहब कुल 2-3 साल और 10 महीने चीफ मिनिस्टर रहे और मैं 2 साल रही हूँ। तो 6 साल में कहते हैं आपने क्यों नहीं किया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, आपको भी मालूम है इससे पहले 2019 से पहले 2 दुकानें कैंटोनमेंट में होता था और डलगेट में होती थी। अगर आप आज देखेंगे, आज ये बहुत बड़ी वबा है। और दूसरी जो टूरिज्म को लेके बात करते हैं कि ये टूरिज्म के लिए है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि पूरे मुल्क के अंदर अगर कहीं टूरिस्ट सेफ है, सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो लड़कियां, जो लेडीज, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां अकेले ट्रैवल करती हैं, वो कश्मीर में करती हैं। वो इसलिए करती हैं कि यहाँ अभी हमारे जो समाजी, जो हमारा जो समाज में अभी कुछ हमारे कदर लगे हैं, अभी हया है, बाप बेटे के सामने शराब नहीं पीता है। अगर अभी पीते भी हैं छुप छुप के पीते, पर जिस तरह इस शराब की दुकानों को यहाँ आम किया गया है पिछले कुछ सालों में, उससे ये एक लत बन चुकी है। अभी आप देखिए शराब के दुकानों के बाहर इतनी लाइनें होती हैं। उसके बाद मैं अभी देख रही थी एक वीडियो, कोई पकड़ के उसको घसीट रहे थे, उसको शराब पी के पता नहीं थी। तो मैं टूरिस्ट के लिए भी कह रही हूँ, खासकर हमारी जो बच्चियां बाहर से आती हैं, उनकी सबसे बड़ी सेफ्टी ये है कि जम्मू कश्मीर में अभी तक शराब कल्चर ओपन नहीं है, हो गया है पर अभी ओपन नहीं है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है उमर साहब से भी, चलिए हमने नहीं किया, आप कर लीजिए, आप कर लीजिए। तो अगर आप करेंगे बहुत अच्छा होगा, अगर इस पर बैन लग जाए। और इसमें जो हमारे बच्चे जो ड्रग एडिक्शन है हमारे बहुत ज़्यादा है, वो ये जो कंबाइन होते हैं दोनों, तो ये बहुत खतरनाक है। ड्रग्स में तो पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है और उम्मीद करते हैं हम ज़्यादा काम करेंगे, मगर इसमें भी हम चाहते हैं ये हमारी मदद करे। इसके अलावा एक बहुत बदकिस्मती की बात है कि जो सेक्रेटरीट, असेंबली सेक्रेटरीट, वो कहते हैं आप फलानी डिपार्टमेंट पे कोई सवाल ही नहीं पूछना चाहते। तो मुझे ये बताइए कि जब हमने इलेक्शन के दौरान में वादे किए प्रिजनर्स को लेकर, अभी हम जानना चाहते हैं कितने प्रिजनर्स हैं, कहाँ कहाँ बंद हैं, क्या है, वो कहते हैं आप ये सवाल ही नहीं पूछ सकते। तो फिर हम कहाँ जाएं? अगर हम नहीं पूछ सकते तो क्या ये फर्ज नहीं बनता है इस सरकार का कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ये टेकअप करे? हमने भी एक जो है लेटर भेजा है, कम्युनिकेशन भेजा है, डीजी को भेजा है, चीफ सेक्रेटरी को भेजा है, हमारे वकील जो अब्दुल मजीद डार साहब है, सुप्रीम कोर्ट वकील है, खुर्शीद आलम की तरफ से, कि हमें लिस्ट बताइए कि हमारे जम्मू कश्मीर के कितने कैदी हैं, कहाँ कहाँ हैं, उनके नाम बताइए, ताकि वो बहुत गरीब घरों के लोग हैं। खासकर श्रीनगर में अगर आप देखेंगे उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो उनसे मिलने जाए। हम चाहते हैं कि हमें पता चले ताकि हम कोशिश करें किसी न किसी तरीके से उनको कोई लीगल मदद दी जाए, मगर हमारे पास लिस्ट है। दूसरा ये मेरी उमर साहब से मोतबाना गुजारिश है कि चलिए मानिए कि आप छोड़ नहीं सकते हैं इनको, ये जो प्रिजनर्स हैं, मगर कम से कम आप ये मामला तो उठाइए, उनको वहां से यहाँ शिफ्ट तो कर लीजिए। बहुत बुरी हालत है। कई ऐसे लोग हैं जो कैंसर के पेशेंट हैं, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहती, मैं नाम लूंगी कुछ लोगों का तो खुदा ना खास्ता उनको और तंग करेंगे। तो मैं इनसे ये कहूंगी कि कम से कम ये जो हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनकी हमें डिटेल चाहिए, उनके नाम चाहिए, वो कौन कौन से जेल में बंद है, उनका
ट्रायल भी नहीं हो रहा है उनका, और जिनका ट्रायल होता है वो इतना स्लो है कि बेचारे माँ बाप कहाँ से लाएंगे इतना पैसा, इतने सालों साल ट्रायल चलाते रहेंगे। दूसरा ये जो पासपोर्ट अगर आप मिलता भी है पर नो फ्लाई लिस्ट पे आपका नाम है तो क्या करेंगे, उस पासपोर्ट का क्या फायदा है। तो इसका चाहती हूँ कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है ये इशू को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टेक अप करे। और ये जो बिल्स है, पहले तो खैर मैं मीटर में नहीं जाऊंगी क्योंकि इन्होंने कहा था कि मीटर उमर साहब ने कि मीटरों को जो बात करेगा तो मैं खुद देख लूंगा अक्टूबर के बाद, मगर आज वो कहते हैं 100% मीटरिंग होनी चाहिए और गवर्नर साहब ने उसका आज भी जिक्र किया है। मगर मैं कहती हूँ जो गरीब लोग हैं, जो इकोनॉमिकली बहुत वीक हैं, कम से कम उनको वन टाइम माफी देनी चाहिए, माफ करना चाहिए। उनको जो फीस है हजारों में है, कईयों का लाखों में फीस आ गया है, वो बेचारे कहाँ से लाएंगे, और बिजली काट दी जाती है। तो उमर साहब सीतारमन जी से, ये निर्मला सीतारमन जी से सवाल उठाएं, उनसे बात करें कि हमारे यहाँ बहुत ही हालात खराब रहे, मुश्किलात रहे, तो कम से कम जो बहुत गरीब तबका है उनकी ये फीस वन टाइम माफ की जाए। और इसके अलावा जो रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडित्स का जिक्र किया है गवर्नर साहब ने, ये तो रिवायती तौर पे हर इसमें गवर्नर एड्रेस में होता है, मगर हम जानना चाहते हैं कि वो क्या स्टेप्स लेना चाहते हैं, इसके लिए क्या करना चाहते हैं। ये तो हम कहते हैं ऑनरेबल, बट व्हाट ऑल अमली वो क्या करना चाहते हैं, बिकॉज हम भी चाहते हैं हमारे कश्मीरी पंडित यहाँ आए, उन्होंने 2 सीटें उनके लिए नॉमिनेशन, हम चाहते हैं नॉमिनेशन के बजाय अगर उन्होंने इलेक्शन में रखा होता उनके 2 सीटें रिजर्व, एक जम्मू में एक कश्मीर में, तो मुझे लगता है वो एक रास्ता खुल जाता है। कश्मीरी पंडित यहाँ इलेक्शन लड़ता, लोगों में उठता, घूमता, वोट मांगता, वो एक अच्छा रास्ता होता, पर वो नहीं किया। तो इसलिए मैं ये है जो हमने खुर्शीद आलम साहब की तरफ से चीफ सेक्रेटरी को और डीजी को लेटर दिया है कि हमें जितने भी प्रिजनर्स हैं जम्मू कश्मीर के उनकी लिस्ट दे दीजिए। हम आरटीआई भी करना चाहते हैं, मगर पहले भी किसी ने आरटीआई किया गया था, उसको जो जवाब मिला कि ये सिक्योरिटी मामला, इसका हम जवाब नहीं दे सकते हैं। इसलिए वी वेंट डायरेक्टली टू चीफ सेक्रेटरी एंड डीजी साहब। हम चाहते हैं इन घरों की किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई मदद हो जाए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि उमर साहब इनका मसला उठाएंगे कि इनको यहाँ शिफ्ट किया जाए। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल पूछना चाहते हैं। मेरा आपसे सवाल है, जो 4 प्रॉमिसेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से किए गए थे, चाहे वो फ्री राशन का हो या 200 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी के हो, 1 लाख नौकरी जी, उस हवाले से आपकी क्या कहना है, आपकी क्या तासुरात है? मैं कहती हूँ, मैं आई विल नॉट ट्राई टू बी वेरी अनरीजनेबल, मैं ये नहीं कहूँगी कि रातों रात ये सब हो जाना चाहिए, मगर कुछ चीजें आपको होनी चाहिए। जैसे उन्होंने राशन के बारे में बात की थी तो कहीं ना कहीं वो होना चाहिए था, जैसे उन्होंने बिजली के बारे में बात की थी वो होना चाहिए था। अभी भी वही सिलसिला है, जो रिक्रूटमेंट होती है वो एप्टेक के जरिए होती है। एप्टेक इज अ ब्लैक लिस्टेड कंपनी, आपको मालूम है, और उन्होंने कहा था 1 लाख नौकरियां हम देंगे, उसका कोई अभी जिक्र नहीं हो रहा है। तो मैं कहती हूँ इससे बड़ी बात जो है, जो यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी आपने देखा बारामूला, सोपोर में, बुमाई में, वसीम में, और आपने कुठवा में देखा वो जो मक्खन ली है, किस तरह बेदर्दी से उनकी जानें ली गई। और अफसोस तो ये है कि हमारी जो सरकार है, इन्होंने मतलब वो कहते हैं मैं क्या कर सकते हैं। बात करना हमारा काम है, इशू उठाना हमारा काम, आपका काम है एक्शन करना। आप फोन कर सकते थे डिफेंस मिनिस्टर को, आप होम मिनिस्टर को फोन कर लीजिए कि ये नहीं चलेगा। तो चीफ मिनिस्टर थी जब मैंने आर्मी के खिलाफ यहाँ FIR दिया, और सीतारमन को फोन पे सीधे बताया, उस वक्त वो थी डिफेंस मिनिस्टर थी वो, मैंने उनको बोला, मैंने कहा इसने गलत किया, सो वी आर गोइंग टू टेक एक्शन, वी आर गोइंग टू लॉन्च एन FIR। कर ली हम। तो मैं कहती हूँ कि कुछ तक कहीं तो अपने लोगों के लिए खड़ा होना पड़ेगा ना। आप नवीन पटनायक बनना चाहते हैं, आप केजरीवाल नहीं बनना चाहते हैं, आप ममता बनर्जी नहीं बनना चाहते, आप नवीन पटनायक बनना चाहते हैं, मगर कम से कम ये तो उड़ीसा नहीं है, यहाँ तो लोगों के रोज छापे पड़ते हैं। अब छापों में तेजी आई है, बंद नहीं हुआ है, लोगों को नौकरियों से निकाला जाता है, आप सिर्फ कहते हैं मैं